मेरी प्यारी को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यारी को तुम भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन चुरा तो न लोगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपको होम साइंस जो 12th के बच्चे हैं, अगर उसको लघु उत्तरीय क्वेश्चन तैयारी करने में दिक्कत हो रहा है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत पावरफुल होगा। ये देखने के बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने में उसको बहुत इजी होगा। एग्जाम में समय कम है। देखिए, इस वीडियो बनाने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। इस वीडियो में टाइम लगेगा, भागिएगा नहीं। अगर समय दीजिएगा तभी समझ पाइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको एको ऐसा ना होगा जो आपको याद ना होगा। अगर अच्छा लगेगा तब लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आप लोग को मिलता रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता क्या से आप क्या समझते हैं? बच्चों की वैकल्पिक देख रेख, वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई व्यक्ति का कोई कार्य होता है, उसके अनुपस्थिति में उसका कार्य कोई और करता है, उसको वैकल्पिक कहते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास भैंस है, आप सब दिन दूहते हैं, आप चले गए, 2 दिन कोई और आके दूह दिया भैंस को, वो वैकल्पिक हुआ। लेकिन यहाँ बच्चे के बारे में समझना है। बच्चे के बारे में समझना है तो क्या करना है कि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की बच्चे की वैकल्पिक देखरेख से क्या समझते हैं? देखिए, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख उस समय किया जाता है जब उसके या तो पिताजी नहीं रहते हैं या माँ उसकी मर जाते हैं। ये स्थिति हो गया। उसके बाद हो सके कि उसके माता पिता कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चे को वो समय नहीं दे पा रहे हैं। तो उस समय किसी न किसी आदमी को तो रखेंगे ना मान देख रेख करने के लिए। तो वैसा आदमी कौन सा होता है? भाई भी होता है बच्चे को देखने के लिए, बहन भी होता है, दादा दादी भी बच्चे को देखरेख करता है, अंतो स्थिति में नाना नानी भी देखरेख करते हैं बच्चों के। तो माता पिता के अलावा किसी और व्यक्ति से बच्चे की देखभाल करवाना वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। माता पिता के अलावा किसी और व्यक्ति से बच्चे की देखभाल कराना वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। और ये कब होता है बता ही दिए हैं कि जब या तो माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर या उसके माता या पिता बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन में आए हैं, गृह प्रसव और अस्पताल प्रसव में क्या अंतर है? प्रसव का अर्थ होता है जो बच्चे घरे जो बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसी को देखिएगा। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके बच्चे का जन्म घरे होता है। बहुत लोगों की मान्यता है कि घरे बच्चे के जन्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ा। लेकिन पाठ के अनुसार गृह प्रसव मतलब घर में जो जन्म होता है सो, और अस्पताल में जो जन्म होता है सो, इसी बीच के अंतर बताना है। सबसे पहले घर में देखिए, घर में बच्चे को जन्म होता है तो वहां गांव में कोई भी प्रशिक्षित मतलब पढ़ा हुआ, माने उसका स्पेशलिस्ट नर्स नहीं होते हैं। गांव घर के कोई व्यक्ति बच्चे को, जो नाभि शायद होता है काटने वाला, काटते हैं। हो सके उससे गलती कटा जाए, बहुत जोखिम भरा होता है गांव में। अगर गांव में अगर बच्चे का जन्म होता है तो ये तो प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि उसके अनुकूल वातावरण नहीं होता है। वो अनुकूल वातावरण के मतलब कि बच्चे को जन्म हो रहा है तो उस समय उसका माने कि वायुमंडल का तापमान क्या रहना चाहिए वो नहीं होता है। कभी ज़्यादा गर्म होता है तो कभी ज़्यादा ठंडी होता है, जो बच्चा पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डालता है। उसके बाद गृह प्रसव में जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चे को पोंछने में
और भी बहुत बहुत कार्य होते हैं। वो कपड़े गंदे होते हैं, उसमें कीटाणु होते हैं, उससे बच्चे और माँ को बीमारी का संक्रमण फैलने की खतरा होती है, बच्चे की जान भी जा सकती है। ये भी एक प्रकार से हुआ। दूसरा होता है माँ और बच्चे दोनों के जान जोखिम में रहते हैं, क्योंकि वहां तो उसको स्थिति खराब होगा तो देखरेख करने वाला तो कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन अब जानिए कि अस्पताल प्रसव में क्या फायदा है। सबसे पहले जिस रूम में बच्चे का जन्म होता है उस रूम को उस वातावरण में पहले ढाला जाता है। ठंडी है तो हीटर चल रहा है, गर्मी है तो एसी चल रहा है, मतलब जो वातावरण चाहिए उतना रहता है, वातानुकूल। उसके बाद वहाँ प्रशिक्षित नर्स भी मिलेंगे, प्रशिक्षित डॉक्टर भी रहते हैं, स्पेशलिस्ट पढ़े लिखे। और गांव घर में क्या होता है, अनुमान से लगाता है, लेकिन वहाँ तो पढ़े लिखे हैं। उसके बाद माँ और बच्चे के कम खतरा रहता है, खतरा तो है लेकिन कम रहता है। लेकिन गांव घर में पूरा रहता है खतरा कि हो सके स्थिति खराब हो जाए, ब्लडिंग ज़्यादा हो जाए, वो दिक्कत हो जाता है। और हॉस्पिटल में जो माने कि बच्चे को पोंछने में चाहे जो भी अति इस्तेमाल किया जाता है तो वो सब में कीटाणु रहित होता है, मतलब कीटाणु नहीं होता है और स्वच्छ होता है। तो इसलिए यही सब इसका अंतर है। घर माने कि घर में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है, चाहे अस्पताल में बच्चे का जन्म हो रहा है, तो क्या अच्छाई है और क्या घरे क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। और एक और बात आपको बता देते हैं कि घरे अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो वहाँ तो उसको लोग अनुमाने से न लगाएंगे कि बच्चे को क्या चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे सारी व्यवस्था रहती है कि बच्चे को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये सब होता है। तो कहीं गुना ज़्यादा गृह प्रसव से अस्पताल प्रसव अच्छा है। और इसका अंतर क्या था हम दोनों बता दिए हैं। उसके बाद है शिशु का स्तनपान कराना क्यों जरूरी है। स्तनपान देखिए, सबसे पहले एक बात कहते हैं कि बहुत से लोग अब बच्चे को स्तनपान कराना उचित नहीं समझते हैं और उनके पास अभी भागम दौड़ में टाइम भी की कमी होने के कारण नहीं कराते हैं। लेकिन इससे बच्चे को खतरा ज़्यादा होता है न कराने से। अब क्या, वो हम बताते हैं कि बाहरी अगर कोई हम दूध बच्चे को दे रहे हैं तो पूरा वायुमंडल में जो कीटाणु तैर रहे हैं वो दूध से टकरा रहे हैं, बच्चे को खतरा हो सकता है। जो बच्चे को पीने लायक जो दूध देना चाहिए उसका तापमान कितना होना चाहिए ये तो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन और बच्चे माँ के डायरेक्ट स्तन से दूध पीते हैं तो वहाँ तो किसी और जीवाणु के खतरा नहीं होते हैं। इसके बाद माँ के दूध में बच्चे को जो हिसाब से दूध जितना तापमान में दूध चाहिए वो डायरेक्टली मिल जाती है, ये भी एक फायदा है। तो स्तनपान करना। और एक और बात है कि अन्य आहार से कई गुना उत्तम आहार माँ के दूध में होते हैं एक बच्चे के लिए, इसलिए स्तनपान कराना बिल्कुल जरूरी है। आगे देखिए, अपने घर पर ORS का घोल कैसे बनाएं। आप लोग मार्केट में भी ORS का घोल खरीदे होंगे। थोड़ा देर के लिए आप सोचिए कि कहीं ऐसे जगह है जहां पे दुकान नहीं है और आपको ORS की घोल की जरूरत है। ये अक्सर किस लिए दिया जाता है, निर्जलीकरण। मतलब जब आपको दस्त की मात्रा, पैखाना बार बार आने लगता है तो शरीर में पानी की कमी को बचाने के लिए ORS की घोल दी जाती है। तो अगर वहाँ पे ORS की घोल तो आपको उपलब्ध नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे। तो घर पर ORS के घोल बनाने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है कि नमक, चीनी, पानी का मिश्रण कर दीजिए, उस पानी को खौला दीजिए और जब वो ठंडा हो जाए उसको पी लीजिए। वो हो गया, ORS का घोल तैयार हो गया। मतलब नमक चीनी का मिश्रण पानी के साथ कर देना, पानी में नमक चीनी मिला देना है, ठंडे पानी नहीं, उसको उबाल देना है उस पानी को। उसके बाद ठंडा जब हो जाए तब उस व्यक्ति को दीजिए, तो ये भी आपको उतना ही फायदा करेगा जितना मार्केट के, थोड़ा बहुत कम होगा लेकिन फायदा करेगा। ऐसे घर पे बनाया जाता है। समझ गए क्या क्या, पानी, नमक और चीनी का मिश्रण करके
हाँ, हल्का हल्का नहीं, पूरे आप उबाल दीजिए, चाहे हल्के उबाल दीजिए, लेकिन ठंडा होके देना है, ठंडा करके। उसके बाद है तरल आहार से आप क्या समझते हैं और यह किस प्रकार की रोगियों को दिया, किस प्रकार की व्यक्तियों को, रोगी काहे कहेंगे, छोड़िए ना, किस प्रकार के व्यक्तियों को दिया जाता है। देखिए, तरल आहार जो हम लोग चावल खाते हैं, ये कौन सी आहार, ठोस, रोटी ठोस, खिचड़ी तरल हो जाएगा, वो तरल हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक ले वो भी ठोस है। दूध तरल, जूस तरल, दाल तरल। मतलब ऐसा आहार जो ठोस रूप में ना हो, थाली में रखने पर फैल जाए, जैसे खिचड़ी के धरवा तो सीधे ना हो जातो। और ये जानते हैं किस प्रकार के व्यक्ति को दी जाती है, व्यक्ति रोगी रहता है उस व्यक्ति को दी जाती है, जो व्यक्ति को शारीरिक स्थिति उस समय खराब रहता है और ठोस आहार को पचा सकने में असमर्थ होता है, इसलिए उसकी शरीर को अच्छा ऊर्जा के लिए और शरीर ताकत बनाने के लिए उसको तरल आहार दिया जाता है। ये खास करके बीमारी रोगियों को ही दिया ही जाता है, क्योंकि उस समय रोटी वोटी उसका नहीं पचा सकता है। तो तरल आहार सीधे जो बहने वाला पदार्थ हो, तरल, दूध, जूस, खिचड़ी, दाल, ये सब क्या हुआ, तरल आहार हुआ। आगे देखिए, भोजन क्यों पकाया जाता है। देखिएगा, भोजन, अरे आप लोग ये बताइए तो भोजन को पकाते हैं कि बनाते हैं? हाँ, भोजन को पकाया जाता है, भोजन बनाया नहीं जाता है, वो तो पहले से है ही है। हम लोग को भोजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से, पशु पक्षी से भी। कहवा कैसे, तो बकरिया के मार के खैली तो ना भेल, मुर्गा के मार दिया, पशु पक्षी से भी मिलता है। लेकिन भोजन पकाया क्यों जाता है, ये क्वेश्चन है। कभी कभी आप खाए होंगे घरे, जैसे कि खाना बनाए होंगे, उस समय धोखेबाजी में, माने जल्दीबाजी में सब्जी बना लिए, खाने बैठ गए, पता चल गया नून नहीं है सब्जी में। तो उस समय क्या होता है, ऊपर से नून डाल के खाते थे, क्या पहले ही जैसा स्वाद होता है जो बाद में डालने के बाद? नहीं ना होता है। मतलब भोजन पकाने से क्या होता है, चाहे मान लीजिए हम सब्जी ले लेते हैं, आलू काट लेते हैं, और भी जो गोभी है काट लेते हैं, उसको तेल मसाला नून मिर्चाई मिला के सीधे ऐसे करके खा लेंगे तो नीमन लगेगा हमको? लगवे नहीं करेगा तन को। भोजन पकाने का मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार की जो व्यंजन उसमें डाले हैं उसका सही मात्रा में समायोजन हो जाए और वो हमारे शरीर में पचने लायक हो जाए। हाँ, हमारे शरीर में पचने लायक हो जाए, इसलिए हम भोजन को पकाते हैं। चाउर खाएला दे देबो तो खेबा, तैगा ले खाबा का, अरे बाप रे बाप, दिक्कत हो जाएगा। तो भोजन को इसलिए पकाया जाता है कि हमारे अपने शरीर के पचने लायक उसको सबसे पहले बनाया जाता है, और जितना उसमें तेल मसाला जो भी डाला जाता है उस सबका मिश्रण समायोजन ठीक ढंग से हो जाए, और पकने के बाद भोजन सुगंधित भी हो जाता है। हाँ, पकने के बाद भोजन सुगंधित भी हो जाता है, जिससे खाने वाले को और ज़्यादा रुचि उसमें बढ़ जाता है। जैसे मान के चलो कोई मीट मसाला डाल दिलक तो दू अगना पहुँचलक, चाहे केकरो घरे सीधरी निरहाइत है, तब तो समझ जा टोला गनगना देतो। आगे देखिए, रेडीमेड कपड़े लोकप्रिय क्यों होते हैं या क्यों होते जा रहे हैं रेडीमेड? देखिए, सिले सिलाए वस्त्र और रेडीमेड वस्त्र में दोनों में अंतर आपको कुछ देर के लिए बता देते हैं, तब बता देंगे कि क्या लोकप्रिय होता है। देखिए, सिले सिलाए वस्त्र में क्या होता है कि सबसे पहले आपको कपड़ा खरीदना है, फिर दर्जी के पास देना है, और वो आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं बनता है। आप चाहते हैं फिटिंग, कहीं इन्हें झुल्ला, जा माने कि इन्हें झोल, कभी इधर झोल हो जाता है, तो वो एगो प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद आपको देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और कपड़ा की बर्बादी हो रही है, वो महंगा भी पड़ रहा है। लेकिन रेडीमेड वस्त्र, जैसा व्यक्ति रंग चाह रहा है वैसा रंग मिल रहा है, जैसा वो फिट चाह रहा है वैसा फिटिंग मिल रहा है, और सिले सिलाए वस्त्र से कम दाम में हो रहा है। कैसे? क्योंकि कम दाम होने के बाद होता है कि रेडीमेड कपड़े जो बनते हैं ना,
वे कपड़े बहुत मात्रा में बनते हैं, जिसके कारण उसका कपड़ा जियान नहीं होता है और सस्ता पड़ता है। तो रेडीमेड वस्त्र खरीदने में सस्ता भी हो रहा है और चटकदार जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा उसको मिल जाता है। इसलिए रेडीमेड वस्त्र लोकप्रिय होते जा रहे हैं। आगे देखिए, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी, कोई लड़का बीए कर लिया है, घरे बैठा हुआ है, उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छे कार्य करने की योग्यता है लेकिन फिर भी उसके मन मुताबिक काम नहीं मिलता है, जिसमें वो टालू काम करने पर विवश होते हैं, इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। भाई काम तो करना है, जीवन चलाना है तो काम तो करना है, नहीं कीजिएगा तो पैसा आएगा नहीं, लेकिन उसके पास योग्यता के अनुकूल कार्य नहीं मिलना, योग्यता के अनुकूल कार्य नहीं मिलना बेरोजगारी कहलाता है। समझ गए? योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलना बेरोजगारी कहलाता है, और रोजगार, योग्यता के अनुसार कार्य मिलना रोजगार। आगे है, गर्भवती स्त्रियों को भोजन में लोहा होना, लोहा कति लोहा मारे वाला लोहा नहीं, वो लोहा नहीं। देखिए, गर्भवती स्त्री, अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो उस समय उसके शरीर में ऐसी ऊर्जा जानी चाहिए, क्योंकि उस समय तो देखिए दो आदमी पल रहा है, एक तो वो उसको अपने शरीर को पालना है और एक उसके अंदर जो बच्चा है उसको भी पालना है। तो ये तो फिक्स है कि अगर मान के चलिए एक व्यक्ति अगर 1 किलो खा रहा है तब दूगो व्यक्ति के लिए क्या खाना, 2 किलो चाहिए ना। लेकिन हमें लोहा होनी चाहिए ना कि आज चावल 1 छिपा खा दी तो बिहान से 2 छिपा खिलाने लग जाओ, नहीं। लोहा मतलब गर्भवती स्त्रियों की भोजन में लोहा इसलिए होना चाहिए कि उस समय 2 जान पल रही होती है, उसको उसी प्रकार भोजन मिलना चाहिए। भोजन ऐसा भी हो जो शक्ति ज्यादा दे, ताकत ज्यादा दे, पेट कम भरे। हाँ, शक्ति वाला भोजन होनी चाहिए, जैसे जूस हो, फल फूल हो, ये सब होता है गर्भवती स्त्रियों की खाने योग्य पदार्थ। और लोहा नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, वो माँ भी माने कि दुबली पतली रहेगी, और जब माँ दुबली पतली रहेगी तो बच्चे भी तो दुबले पतले होंगे। बच्चे के मानसिक विकास, हाँ देखिएगा, रियल में आपको हम बताते हैं कि जिस मान के चलिए कोई औरत अगर गर्भवती है, उसको अगर सही मायने में अगर खाना पीना मिलता है तो उसके बच्चे अच्छे जन्म लेते हैं, उसके बाद उसका मानसिक वृद्धि भी अच्छे से रहते हैं। हाँ, सब चीज़ से परिपूर्ण रहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को अगर मान लीजिए गरीबी बस हो, चाहे नहीं उसको पूर्ण वो प्रकार से, सब व्यक्ति थोड़ी है कि फल फूल जूस सब दिन खा सकता है, तो वैसा होता है। तो कभी देखिएगा कि उसके बच्चे को वो क्या होता है, उसको कथी नहीं बोलते हैं ना कि हाँ, कुपोषण का शिकार हो जाता है। पता चलेगा कि बच्चे जन्म हो गया तो उसका पेट ज़्यादा लंबा है, पैर उसका पतला पतला है, हाथ न, मतलब शरीर का विकास सही से नहीं हो पाता है बच्चे का। और बच्चे मंद बुद्धि भी होते हैं, बच्चे मंद बुद्धि भी हो जाते हैं। इसलिए गर्भवती स्त्रियों की भोजन में लोहा होना आवश्यक है। आज आप लोग को इस पाठ के अनुसार, माने होम साइंस का जो एक VVI क्वेश्चन किए थे, ये भी आपको परीक्षा में पूछ सकता है। आप ये उम्मीद करेंगे कि आपको हम समझाने में बेहतर प्रयास किए होंगे। लेकिन अगर आपको इससे और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 3 या 4 पार्ट इसका हम बनाएंगे 12th का होम साइंस का, अगर सब वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हम 12th का हिंदी, देखिए पहले हिंदी भी आपको लघु उत्तरीय समझाएंगे। और जो ना दिन हिंदी पढ़ा दिए ना, कोई दिन के बाद तो अभी तक एक के बाद कहते कोनो लड़का कोई किताब नहीं छुआ होगा ना, वो हिंदी सीख जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको रटना है हिंदी। उसके बाद अगर आप भूगोल है, भूगोल का भी अच्छा आपको कर सकते हैं, होम साइंस का अच्छा कर सकते हैं, मनोविज्ञान का अच्छा कर सकते हैं, सोशोलॉजी का अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप जो अथी में आते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स लेते हैं, या आप म्यूजिक ले लेते हैं, तो आपको उसमें हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तो बेशक अच्छा विषय है, तो उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिए कि आपको किस विषय का
लघु उत्तरीय का VBI, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पे उतना फोकस नहीं करेंगे। लघु उत्तरीय आपको अगर समझना है, 12th में है, चाहे मैट्रिक में है, चाहे 9th में, जो क्वेश्चन से आपको दिक्कत हो रहा है आप डायरेक्ट कमेंट करें, उस क्वेश्चन को हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही करके हम आज वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए।